अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो अल्टरनेटर में दो वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है, दूसरी फील्ड वाइंडिंग होती है। तो फील्ड वाइंडिंग में हम कौन सी सप्लाई देते हैं? डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है। और डीसी सप्लाई देने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? उत्तेजक का उपयोग करते हैं। उत्तेजक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो डीसी शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तेजक, एक्साइटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 नंबर देखिए। चित्र को बड़े गौर से देखिएगा। चित्र में दिखाए गए कनेक्शन आरेख का नाम क्या है? जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो यह जो चित्र है VFD का है। VFD का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 फेज मोटर जुड़ा हुआ है, और ये जो आप टर्मिनल देख रहे हैं ये इनपुट टर्मिनल है। इस टर्मिनल को हम आउटपुट टर्मिनल बोलते हैं। इधर का जो भी टर्मिनल है ये इसका कंट्रोल टर्मिनल है। यहाँ से हम VFD को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर जाएगा मोटर के साथ AC ड्राइव। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 13 नंबर। नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं? पावर सर्किट को कम वोल्टेज आपूर्ति करने के लिए, रेटेड लोड को बनाए रखने के लिए, रेटेड वोल्टेज को बनाए रखने के लिए, या सहायक सर्किट संचालन करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहायक सर्किट संचालन करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या 14 नंबर देखिए। कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है? मोटर जनरेटर सेट, मरकरी आर्क डिस्टकारी या डिस्टकारी यूनिट, या रोटरी कन्वर्टर। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी, रेक्टिफायर यूनिट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 नंबर देखिए। चित्र में दिखाए गए सर्किट का नाम क्या है? जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो ये किसकी सर्किट है? तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें 3 कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं जिनका NVC कॉइल लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें आप बहुत सारे पुश बटन देख रहे हैं। ये एक पुश बटन है, यहाँ पे एक पुश बटन है, ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है, ठीक है। ये NC है। तो ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं इसे हम कंट्रोल सर्किट के नाम से जानते हैं। तो ये होता है सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट, ठीक है। तो इस तरह के फिगर जो होते हैं वो सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल सर्किट होती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 नंबर देखिए। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर में टाइमर क्या होता है? ऑप्शन है ओवरलोड पर ट्रिप या स्टार से डेल्टा में बदलने के लिए टाइमर का यूज होता है, या पूर्व निर्धारित समय पर चालू करने के लिए, या पूर्व निर्धारित समय पर स्विच ऑफ करने के लिए। तो इसका मुख्य काम होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार से डेल्टा में बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 नंबर देखिए। किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट के एक कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है? तो यह किसका नियम है? ऑप्शन है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, या विद्युत लेबन, विद्युत अवघटन, या इलेक्ट्रो नकल। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा बी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 नंबर देखिए। चित्र में दर्शाए गए गति नियंत्रण विधि क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं इसमें आपको 2 मोटर दिख रहे होंगे, ठीक है। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि सप्लाई दी गई है, और यहाँ से जो सप्लाई मिल रही है इस मोटर में दिया जा रहा है, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस तरह का जो कनेक्शन होता है इसे कैस्केड ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 नंबर देखिए। श्रेणी F इंसुलेटर का तापमान क्या होता है?
तो साथियों कई तरह के इंसुलेशन होते हैं, जैसे YABCF ऐसे करके बहुत सारे इंसुलेशन होते हैं। तो इसका एफ का जो तापमान होता है वो 155 होता है। 95 जो होता है ये वाई का होता है, ठीक है। 105 ए का होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए होगा। एफ इंसुलेशन का तापमान 155 या 150 डिग्री सेल्सियस होता है। चित्र में दिखाए गए सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं कि इसमें दो बाइंडिंग है, एक ऑक्सिलरी बाइंडिंग है और दूसरी मेन बाइंडिंग है। मेन बाइंडिंग आप देख पा रहे हैं कि सप्लाई के समानांतर में जुड़ा हुआ है और ऑक्सिलरी बाइंडिंग के श्रेणी में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है जो कि परमानेंट जुड़ा हुआ है। तो परमानेंट कैपेसिटर जुड़ा है, इसका मतलब ये क्या है, कौन सा मोटर है? अस्थाई प्रकार का कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, ठीक है। विकल्प देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थाई संधारित्र मोटर, अस्थाई परमानेंट कैपेसिटर मोटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 नंबर देखिए। डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया गया है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुका रहा है? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा के पानी को टपकाने के लिए। तो आप देख पाते हैं कि इस तरह का इंसुलेशन बना होता है और इसमें झुकाव दिया जाता है, ठीक है। इसमें ऐसे झुकाव दिया जाता है। तो ये जो झुकाव दिया जाता है इसे हम ग्लेजिंग सतह बोलते हैं। इसका मेन कार्य होता है वर्षा के पानी को नीचे की तरफ टपकाने के लिए। यह इंसुलेटर में होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 नंबर देखिए। VF ड्राइव में IGBT क्या है? IGBT क्या है? तो IGBT क्या है? एक इन्वर्टर स्विच डिवाइस होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रल गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 नंबर देखिए। डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए आर्मेचर धारा की दिशा बदलना क्यों बेहतर है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 नंबर देखिए। जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है डीसी जनरेटर का नाम क्या है? तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो फील्ड बाइंडिंग है और जो आर्मेचर बाइंडिंग है एक दूसरे से अटैच नहीं है, अलग नहीं है। एक दूसरे से मतलब अलग है, अटैच नहीं है। तो जब फील्ड बाइंडिंग को हम अलग से डीसी सप्लाई दे करके इसको उत्तेजित करते हैं तो इस तरह का जो डीसी जनरेटर होता है उसे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं, यानी अलग से उत्तेजित जनरेटर के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या बी नंबर देखिए, 25 नंबर देखिए। डीसी शंट मोटर द्वारा लिए गए आर्मेचर की गणना करने का फार्मूला क्या है? तो डीसी शंट मोटर का जो फार्मूला होता है IA बराबर, जो डीसी शंट मोटर है, शंट मोटर का मतलब कि वोल्टेज इसमें ज़्यादा होगा और बैक ईएमएफ कम होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा IA बराबर V माइनस EB बटा में RA, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 नंबर देखिए। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया
जाता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो किसका यूज करेंगे? बोरान का यूज करेंगे। ठीक है। और एन टाइप बनाना है तो आप एंटीमनी, फास्फोरस और आर्सेनिक का उपयोग करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरान। चलिए प्रश्न संख्या 27 नंबर देखिए। शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 नंबर देखिए। बाइंडिंग प्रक्रिया में वेवेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांस का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 नंबर देखिए। हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। कोई ब्रश और कम्यूटेटर नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 नंबर देखिए। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 नंबर देखिए। पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंसर। सेंसर का उपयोग नहीं करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 नंबर देखिए। किस प्रकार की डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में फ्रंट पिच और बैक पिच से अधिक होता है? तो फ्रंट पिच जो होता है बैक पिच से अधिक कब होता है? वे बाइंडिंग के लिए होता है, यानी रेट्रोगेसी के लिए होता है। ठीक है। जब बैक पिच बड़ा होगा और फ्रंट पिच छोटा होगा तो इसे कहेंगे प्रोग्रेसिव। यदि फ्रंट पिच बड़ा होगा बैक पिच छोटा होगा तो इसे कहेंगे रेट्रोगेसिव। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 नंबर देखिए। कौन सा मल्टी वाइब्रेटर एक रिपीटेटिव पल्स वेव फॉर्म आउटपुट उत्पन्न करता है? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 नंबर देखिए। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है डीसी जनरेटर का नाम क्या है? तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आर्मेचर के समानांतर में यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग जुड़ी हुई है और यहाँ पे एक और वाइंडिंग जुड़ी हुई है आर्मेचर के सीरीज में, और आर्मेचर प्लस जो श्रेणी वाइंडिंग है उसके दोनों के समानांतर में शंट वाइंडिंग जुड़ी हुई है। तो इस तरह की वाइंडिंग अगर जुड़ी हो तो इसे कहते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अब लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में दो तरह के जनरेटर होते हैं। यदि फील्ड वाइंडिंग में धारा की दिशा समान हो तो कम्युलेटिव होगा, और फील्ड वाइंडिंग में धारा की दिशा विपरीत हो तो डिफरेंशियल होगा। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि शंट में धारा की दिशा और श्रेणी में धारा की दिशा दोनों विपरीत है, तो इसलिए इसे हम डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के नाम से जानेंगे। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 नंबर देखिए। सिंक्रोनस मोटर में स्टार्टिंग के समय डैम्पर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है? तो इसका बी सही हो जाएगा। एक टार्क उत्पन्न करता है और सिंक्रोनस गति के करीब चलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या है? तो मेन वाइंडिंग और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है इसके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, इस तरह वाइंडिंग जुड़ी हुई होती है। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 90 डिग्री। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 नंबर देखिए। चित्र में दिखाए गए सर्किट का नाम क्या है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक मोटर जुड़ा हुआ है, एक कॉन्टेक्टर यहाँ जुड़ा है, एक कॉन्टेक्टर यहाँ जुड़ा है, एक कॉन्टेक्टर यहाँ जुड़ा है, और ये आप देख पा रहे हैं कि रिले लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ICTP स्विच लगा हुआ है।
ठीक है। तो जब 3 कॉन्टेक्टर लगे हों, एक रिले लगा हो और इस तरह का जो सर्किट होता है इसे हम बोलते हैं पावर सर्किट। तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर सर्किट है। ऑप्शन देख लेते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर सर्किट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 नंबर देखिए। चित्र में दिखाए गए प्रतीक का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, इसमें 3 टर्मिनल देख रहे हैं। डी मतलब ड्रेन होता है, जी मतलब गेट होता है और यस मतलब सोर्स होता है। ठीक है, तो ड्रेन, गेट और यहाँ पे सोर्स 3 टर्मिनल लगे हुए हैं, तो इसे हम कहते हैं एन चैनल। जब धारा अंदर की तरफ हो तो इसे हम एन चैनल बोलेंगे, जब धारा बाहर की तरफ हो तो इसे पी चैनल बोलेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एन चैनल फैट। चलिए अब अगला पोर्शन है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। पहला प्रश्न स्क्रीन पे है, साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाते हैं? तो साल को हमेशा एन से दर्शाते हैं, आर से दर को दर्शाते हैं और मूलधन को पी से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर देखिए। सूत्र यहाँ पे सवाल दिया है, ए गुणे ए का स्क्वायर गुणे ए का क्यूब गुणे 1/4। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएंगे। इस पे 4 घात है, इस पे तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ए पे 4 घात है, यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है। तो टोटल घात जो हो जाएगा ए पर घात 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 नंबर देखिए। लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाते हैं? तो डी आई से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए। विकृति की इकाई क्या है? विकृति की कोई इकाई नहीं होती है, नो यूनिट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 नंबर देखिए। साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस रूप में निरूपित किया जाता है? प्रिंसिपल को पी के रूप में निरूपित किया जाता है। 6 नंबर देखिए। 39x + 5y, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप इसको हल करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ये है 14x + 3y + 25x। तो 25x 14x 39x हो जाएगा और 3y 2y 5y हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। चलिए अब अगला पोर्शन देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला प्रश्न स्क्रीन पे है, मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्टार्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या होता है? तो लाइन इंसुलेटर पोर्सिलिन क्ले का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। प्रतीक का नाम आपको बताना है। तो यह प्रतीक जो है वो कंडेंसर माइक्रोफोन का है। माइक्रोफोन कंडेंसर का यह प्रतीक ऐसा होता है और इसको आप ऐसे अगर घेर देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, ऐसे कर देते हैं तो कंडेंसर माइक्रोफोन का ये सिंबल हो जाएगा। अगला देखिए, प्लायर का नाम बताइए, कौन सा प्लायर है? तो इसमें नोज प्लायर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, नोज प्लायर होगा। ठीक है, ये कटिंग प्लायर है। ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन प्लायर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 250 वोल्ट से कम वोल्टेज क्या कहलाती है? तो 250 वोल्ट से कम वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? लो टेंशन बोलते हैं। ठीक है, 250 से 650 तक बोलेंगे मीडियम, 650 से 400 तक बोलेंगे हाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 नंबर और आज की क्लास और ये आज का अंतिम प्रश्न है। बॉल पिन हैमर कौन सा है? तो ये आप देख पा रहे हैं, इसी तरह का बॉल पिन हैमर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बॉल पिन हैमर। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे बाल बना हुआ है। ठीक है, इसे हम माइलेट के नाम से बोलते हैं। ये क्रॉस पिन हैमर है,
ये क्रॉस पिन हैमर है और इसे क्ला हैमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्ला हैमर। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचाया जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।